गुड मॉर्निंग। देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना, पहले अपन ने जो पिछला पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो उसके अंदर वो जो लेक्चर फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो है अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कंप्लीट अपन इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम ने एक नियम दिया जो दो स्टेशनरी चार्ज के लिए था। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है कि दो चार्ज है, या आपके पास Q1 या आपके पास Q2, जो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब फोर्स वो अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स जो है वो रिपल्शन हो सकता है। तो कूलॉम ने जो कहा वो क्या कहा कि जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के आवेशों के गुणनफल के इक्वल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/r²। जब इन दोनों को एक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा यहाँ से तो F = k Q1 Q2/r²। जहाँ k क्या है, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते क्या है, ठीक है, या तो समानुपाती नियतांक, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और या फिर स्थिर वैद्युत गुणांक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ गया जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है ε0। इसके बारे में देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो ε0 को बोलते हैं विद्युतशीलता, किसकी, निर्वात की, यानी कि परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट होती है इसकी जस्ट उल्टी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया। ठीक है, तो ये दो चीज आ गई आपके पास सबसे पहले। ठीक है, अब आपके पास एक चीज क्या आती है वो देखिए। अगर ये अभी ये जो दोनों चार्जेस थे जिसके लिए फॉर्मूला अपन ने लिखा गया, ये किसके लिए था, जब ये दोनों वैक्यूम में, यानी कि इनके बीच में क्या हो, एयर हो। ठीक है, अब अगर कोई मीडियम अपन कंसीडर कर देते हैं तब इनके बीच में फोर्सेस कितना होगा, यानी कि कोई मीडियम आप इंक्लूड कर देते हैं, फोर्स इन मीडियम, यानी कि माध्यम में बल। तो मैं उसको F यहाँ m लिख देता हूं। अब देखो k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, पर यहाँ पर मीडियम होगा, तो जब मीडियम आपके पास होगा तो यहाँ पर 1/4πε की बात करेंगे, ε0 नहीं आएगा। ε0 किसके लिए, जब वहां पर निर्वात या एयर हो, और एप्सिलॉन क्या, वहां पर जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, k Q1 Q2/r²। ठीक है, अब इन दोनों का मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, इसका और इसका। तो देखो F/Fm = ये कौन होगा,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, F/FM इक्वल टू, ये देखो ये गया इसके साथ 4π से 4π गया, ये ऊपर चला जाएगा ε/ε0। इसी रेशियो को ε/ε0 को बोलते हैं εr। εr क्या है यहाँ पर, εr होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं हिंदी में आपेक्षिक विद्युत शीलता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कूलाम के लॉ को वापस देखते हैं अपन, क्या कहता है कूलाम का लॉ। कूलाम का लॉ दो स्टेशनरी पार्ट के लिए था, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो अभी अपन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले ये जो फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगेगा, और वो क्या कहता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इन कंबाइंड फॉर्म लिखते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटता है तो कांस्टेंट कोई K लगेगा, यहाँ K लगा दी, इसी K को बोलते हैं अपन समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक और नाम बोलते हैं स्थिर विद्युत गुणांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और कांस्टेंट आया ε0, तो ε0 क्या कहलाता है, विद्युतशीलता का निर्वात या वायु में, ये एक और चीज लिख देते हैं, निर्वात या वायु में, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ε0 इक्वल टू 8.85 × 10⁻² कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपका यही फोर्स अगर इनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट होता, अभी एयर है या वैक्यूम है, उनकी जगह कोई मैंने लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा या कुछ और चीज रख दी, तो उनके बीच में फोर्स जो होगा वो कम ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, तो Fm इक्वल टू 1/4πε। अब यहाँ पर जो परमिटिविटी मीडियम की काम आएगी, इसको मीडियम की बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, F/FM। ये सब वैल्यू कट जाएगी, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, ε/ε0। इसी चीज को बोलते हैं εr, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो देखिए किस तरीके से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया जाता है, तो देखते हैं। एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेता है, एक्स और वाई, यह आपका ओरिजिन। ठीक है, यहां पर मैंने मान लो 2 पॉइंट चार्ज ली, एक और ये दो, इसको मैंने मान लिया Q1, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया Q2। ठीक है, इससे लिख देता हूं Q1 और इससे Q2। अब ये इससे कितने डिस्टेंस पर होगा, R1। ठीक है, वेक्टर, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, R1 कैप। ये कितना है, R2 वेक्टर, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R2 कैप। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, यानी कि R12 कह दो, यानी कि या तो 1 से 2 चले जाओ या फिर R2 से 1 आ जाओ, यानी कि इधर से इधर आ जाओ, तो दोनों डिस्टेंस तो इक्वल ही होगी, मैंने ये लिख दी। अब देखो, अब 1 ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाता है, तो इसको इधर धकेलेगा, तो ये क्या होगा, F21।
2 पर 1 के द्वारा फोर्स, 2 पर 1 के द्वारा फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी 2 1 कैप। यूं क्यों, 1 पर अगर 2 वाला लगा था तो क्या लिखते हैं वेक्टर F1 और डायरेक्शन क्या होगी R12 के। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अपन कंसीडर कर लेते हैं, इसी डायग्राम से अपन पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा बल, तो क्या हो जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर लिख रहे हैं, वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, 11 में आप पढ़ चुके हो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये लिख दी, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। यूं क्यों, दूसरा क्या हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ठीक है, Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा बल, तो ये क्या होगा F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गई, अब इनको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान दो 21 और 12 मॉड तो सेम है, ठीक है, पर ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं बट, लेकिन तो क्या होगा R21 कैप इक्वल टू, तो क्या है R12 कैप, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ R21 इक्वल टू क्या है मॉड्यूलस ऑफ R12, पर R21 की जो डायरेक्शन है वो उल्टी डायरेक्शन है 12 से, ऐसा ही होगा। अब इसको आप दूसरे में रख दो, तो देखो इसलिए F21 इक्वल टू, देखो ध्यान देना दोनों का मॉड्यूलस तो सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए अपन ने यहाँ नेगेटिव लगा दिया ताकि इनकी दोनों डायरेक्शन को ऑपोजिट बता सके। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो देखो K Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R12 और यहाँ पर माइनस का R12 कैप, तो F21 इक्वल टू, ये माइनस में आगे ले लेता हूँ, ये माइनस ये K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैप, तो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये वापस आपको F12 मिल गया, बस यहाँ पे लिख देते हैं F21 इक्वल टू माइनस F12, और ये कौन है न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का कितवा नियम है ये तीसरा नियम है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों चार्ज जो है वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जहां पर 9 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कहा गया कि इससे x डिस्टेंस पर कोई मैंने यहाँ पर चार्ज q रख दिया है, यहाँ पर मैंने चार्ज क्या रख दिया है q रख दिया है, तो वो आपसे पूछता है बताओ कि ये चार्ज कितना है और वह डिस्टेंस कितनी है, जहां पर मैं उसको प्लेस करूंगा ताकि ये जो सिस्टम है वो जो Q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहे, ठीक है। तो देखो क्या करना होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक, मान लो ये आपका A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर वो जो करना है वो यहाँ पर Q पर जो है फोर्स बैलेंस करना है, कैसे करना है वो देखो कि Q पर इससे जो फोर्स लगता है वो, ठीक है, फोर्स AC इक्वल टू क्या होगा फोर्स ऑन BC, तो क्या होगा K9Q अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों,
अब ध्यान दो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, तो वो इक्वल टू होगी यहाँ पर के क्यू, ये 4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो k से k गया, q से q गया, बच क्या गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रूट कर दो क्योंकि स्क्वायर की वैल्यूज है, दोनों तरफ रूट कर दो तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 2 अपॉन 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 3x इक्वल टू 2x। ये 3x उधर चला जाएगा तो 40x इक्वल टू 5x। आप जब इसका डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूं क्यों, अब आपसे ये डिस्टेंस तो आ गई, अब आपको कहता है वो पॉइंट Q पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है उस कंडीशन में, क्या करना है, किसी एक पॉइंट से इनके ऊपर जो दोनों फोर्स है टोटल फोर्स होगा वो नेट फोर्स 0 होगा। ये ध्यान देना, F जो नेट होगा वो 0 होना चाहिए, टोटल फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है तो A से इस पर फोर्स, A से इस पर फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि F ऑफ AC प्लस F ऑफ AB इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई 0। तो F ऑफ AC निकाल लो, कितना आ गया भाई K 9Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक निकाल लो तो K 9 इंटू 4 अपॉन 16 स्क्वायर और ये आपके पास इक्वल टू में 0। ठीक है, x की वैल्यू भी पड़ी है आपके पास। ठीक है, तो देखो इसको आप उधर भेज दो एक बार, K 9Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का K और ये कितना, चलो एक बार ऐसे लिख दो 9 इंटू 4 अपॉन 16 स्क्वायर। देखो 9 से 9 गया, K से K गया। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, अब देखो ये चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 16 इंटू 16, 4 से ये कट गया 4 टाइम। Q की और X की आपके पास वैल्यू पड़ी, सॉरी Q तो निकालना, X की आपके पास वैल्यू पड़ी तो Q अपॉन X कितना है 9.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 1 अपॉन 16 इंटू 4। इसको आप इधर भेज दो तो Q इक्वल टू माइनस 9.6 इंटू 9.6 अपॉन 16 इंटू 4। ये दोनों पॉइंट आप हटाओगे यहाँ पर तो नीचे 2 0 बन जाएंगे। 4 से कितनी बार कट जाएगा भाई 24 टाइम्स, फिर ये 4 से अगेन कट जाएगा कितने टाइम 6 टाइम। ठीक है, इसको भी 4 से काट दो तो 24 टाइम्स। ठीक है, तो Q इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 144। नेगेटिव का नीचे 2 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और ये माइक्रोकूलम। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप करें वो सूटेबल है। तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1.44 माइक्रोकूलम। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इतना चार्ज रखूं नेगेटिव का और डिस्टेंस कितनी हो जाए 9.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो ये पूरा सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस आ गए, यानी कि एक चार्ज नहीं बहुत सारे चार्ज, मान लो ये आपके पास वो है, यहाँ पर आपके पास Q1 है तो फोर्स आपके पास यहाँ पर क्या होगा F1, यहाँ पर Q2 है तो आपके पास फोर्स यहाँ से क्या होगा वेक्टर F2, डिस्टेंस आपके पास R1 है, यहाँ पर R2 है, समझ लो। फिर यहाँ पर आपके पास है तो F3 वेक्टर, यहाँ पर चार्ज Q3 है तो डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास चौथा चार्ज है Q4 तो फोर्स आपका हो जाएगा F4, यह आ जाएगा F4 वेक्टर। ऐसे यहाँ पर Qn चार्ज है तो यहाँ पर Fn फोर्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी Rn। तब आपके पास तो खूब सारे चार्जेस रखे हुए हो, तब आपको किस तरीके से फोर्स अप्लाई करना होगा या निकालना होगा।
2 या 2 से जब ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 2, जब आपके पास पॉइंट्स होंगे, चार्जेस होंगे, तब आपको सुपरपोजिशन का आपको सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल अप्लाई करना है। देखो करना है क्या, तो टोटल जो आपका नेट फोर्स होगा F, वो आपका होगा F01, F02, F03 और अप टू F0n तक, यानी कि इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर, और यहाँ पर जो चार्ज होगा Q0 चार्ज होगा। बस यहाँ पर अप्लाई करो। फोर्स क्या होता है, K Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, जिसको अपन ने सिर्फ R1 वेक्टर लिया है, इस होल स्क्वायर, प्लस K Q0 Q2 अपॉन R2 का वेक्टर, K Q0 Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर, प्लस K Q0 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। बस लिखना क्या है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, इससे इस पर फोर्स, इससे इस पर फोर्स, इससे इस पर, इससे इस पर और इससे इस पर, बस किसी तरीके से लिखना है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, K कॉमन आ रहा है, Q0 कॉमन आ रहा है, देखो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, ये आपके पास है। इसको समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो K Q0 समेशन Q अपॉन R का मॉड्यूलस है ना, और ये बदल रहा है तो यहाँ नीचे I लिख दो। अब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लगाकर n तक। वापस एक बार इसको समझा देता हूँ थोड़ा, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से देखो सब बदल रहा है, तो मैंने पहले Q अपॉन R का मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख दिया, ये बदल रहा है तो उनके नीचे I लगा दिया। अब I की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 और लास्ट में n है, तो I की वैल्यू 1 to n यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपके पास क्या कहा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ए और ए, यह आपका ए पॉइंट, यह आपका बी पॉइंट और यह आपका सी पॉइंट। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज, इन तीनों पॉइंटों पर क्या रख दिया भाई, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि इसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो मैं चलो इस पॉइंट को ले लेता हूँ, इस पॉइंट पर फोर्स फाइंड करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पर, FA पर, FB पर या FC पर, आप कोई भी एक पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक निकाला भाई, तो ये देखा कि A इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, इसको मैंने मान लिया FA, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, ये आपका हो गया FB, ठीक है। बस आपके पास ये दो आ गए, पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वेक्टर FA आपके पास कितना होता है, सिंपल सा FA निकालो, तो क्या होगा, देखो K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यो क्यों आप FB निकालो, तो FB क्या होगा, K Q और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास दो फोर्स दोनों आ गए, इनके बीच में एंगल कितना होगा ये बताओ। अब देखो ये एंगल उतना ही होगा जितना ये होगा, क्यों, और ये कैसा ट्राइंगल, एक समबाहु इक्विलेटरल है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में 11 में पढ़ा था, R इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, के दो फोर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, F इक्वल टू रूट FA स्क्वायर FB स्क्वायर प्लस 2F1 FA FB और cos ये 60 डिग्री, तो देखो F इक्वल टू रूट FA कितना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी कितना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये cos 60 होता है 1/2। ये इसके साथ गया, f इक्वल टू रूट, अब देखो तीनों सेम हो जाएंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 3 बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल सा f कितना आ जाएगा, इसका तो हो गया √3, और इस होल स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फोर्स को फाइंड करेंगे, नोट कर ले आप। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगर इसकी जगह आपके पास एक स्क्वायर होता, ठीक है, यहां पर सब जगह वही प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू, ये आपका पॉइंट ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अभी भी यही डिस्टेंस ए ले लेते, स्क्वायर है तो सभी डिस्टेंसेस इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको पूछ लिया भाई क्या आप बताओ सी पर टोटल चार्ज फोर्स कितना होगा। तो देखते हैं ए से, तो ए से तो कुछ ऐसा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यह आपका एफ ए। ठीक है, बी से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा एफ बी, और डी से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा एफ डी। ठीक है, अब देखो 3 फोर्सेस फाइंड करने हैं, तो देखो कैसे करते हैं। पहले एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ ए इक्वल टू के, यहां पर भी क्यू है यहां पर भी क्यू है, के क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये चाहिए। तो देखो पाइथागोरस में आपको पता है ये है, तो ये √2a होता है। आप सॉल्व करो, देखो दिमाग में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और उसका रूट करोगे तो 2 का तो √2 और ए स्क्वायर का a। तो यहां पर आपके पास आ गया √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यूं क्यों एफ बी निकाल लो, एफ बी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यू क्यों एफ सी निकाल लो, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन उसका भी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंपल करते तो मैं इसको एफ मान लेता हूं, एफ। ठीक है, इसको भी मैं एफ मान लेता तो भी ये भी एफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एफ अपॉन 2। ये आपके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में बाकी एफ बन रहा है एफ अपॉन 2। अब देखो सबसे पहले आप एफ बी और एफ डी को रिजल्टेंट शो करो, तो एफ ए डी को सॉल्व करते हैं। एफ ए डी के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। सॉरी बी और डी में जो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब आपको याद होगा आपने रिजल्टेंट जब 90 डिग्री के लिए सॉल्व करते थे तो आपके पास सिंपल सा क्या होता था, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एफ बी डी इक्वल टू रूट एफ बी कितना आया, एफ डी कितना आया, एफ डी कितना आया, एफ। यहां पर आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ बी डी इक्वल टू कितना हो गया, √2f स्क्वायर। तो एफ बी डी इक्वल टू कितना हो गया, √2 और ये एफ। ठीक है, अब आपको पता है ये बी डी कहाँ होगा, ये 90 डिग्री है बराबर, तो यहां पर 45 डिग्री पर यहां पर ये एफ बी डी होगा, इसी लाइन में होगा। अब आपके पास सिर्फ ये 2 वेक्टर बचे हुए हैं, आपके पास सिर्फ ये 2 वेक्टर बचे हुए हैं। तो अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, एफ नेट निकालना है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम, ये भी तो स्ट्रेट लाइन में है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी डी। स्ट्रेट लाइन में होता है एंगल 0 डिग्री, तो एफ नेट इक्वल टू एफ ए कितना, एफ ए कितना, ये रहा एफ अपॉन 2, और ये कितना है √2f। तो आपके पास एफ नेट आ गया 1/2 प्लस √2 और ये f। तो यहाँ पर f की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2 प्लस ये √2, और f की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोई भी ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि आवेश वितरण। ठीक है, यानी कि अपन जो चार्ज को है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे भाई, ये 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इतने 3 तरीकों से। ठीक है, सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रैखिक आवेश वितरण। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आयतन आवेश वितरण। मैं इसको इस तरीके से तीनों को अलग अलग ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं रैखिक, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरफेस और फिर वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो इनमें किस तरीके से क्या देखना आपको। देखिए सबसे पहले अगर इसके पास है, जैसे आपके पास ये कोई वायर है, तो तार ही सिर्फ एक रेखा में हो सकता है ना। यहाँ पर आपके पास कोई O पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास Q0 चार्ज है, इसके ऊपर इससे फोर्स, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो Q चार्ज इतने इतने में, dQ चार्ज होगा छोटा सा, ये डिस्टेंस आप मान लो R है, इस छोटे से डिस्टेंस की dl डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर जो इतने से ये जो dQ चार्ज है वो प्रोपोर्शनल होता है इस dl के, कि भाई इस dl लाइन में, जैसे मैंने ही कहा ये वायर है, आपको ये शायद नहीं समझ में आया, एक बार देखो ये वायर है। ठीक है, ये यहाँ तक है, समझ लो वायर है ये पूरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, इस चार्ज में हर जगह बराबर बराबर चार्ज बटे हुए हैं। जैसे समझ लो टोटल 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसमें 10 कूलाम चार्ज है, तो मैं जब 1 सेंटीमीटर कट करके निकालता हूँ तो उसमें से 1 सेंटीमीटर निकलता है। 2 का कट करूंगा तो 2 सेंटीमीटर, 3 का कट करूंगा तो 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर dl का कट करता हूं तो उसमें dq चार्ज आएंगे, तो dq प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरे पास, dl। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है जो है लैम्डा, और ये हो गया dl। तो L इक्वल टू dq अपॉन dl, जिसको कंप्लीट लिखते हैं तो q अपॉन L से। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अगर ये फोर्स निकालना होता तो फोर्स क्या होता, K Q0 Q dQ ले लो, dQ और अपॉन इनके बीच का स्क्वायर, और ये dF आता। ठीक है, तो F इक्वल टू उधर जाकर ये इंटीग्रेशन होता K Q0 और dQ को क्या लिखता, L dl लैम्बडा dl अपॉन R स्क्वायर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। आपको तो ये याद रखना, लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन L होता है, ये बार बार काम आएगा बस। फिर यहाँ पर आ जाओ सरफेस पर, तो आपके पास कोई ऐसी शीट होगी। ठीक है, इसमें आपने छोटा सा एरिया इतना इतना सा कंसिडर कर लिया, तो इसमें चार्ज कितना होगा dQ, इसका एरिया कितना होगा dA। यहाँ पर कोई पॉइंट है O जहां पर Q0 है, इसके ऊपर क्या लगाएगा, R डिस्टेंस पर है, फोर्स लगाएगा। तो वही चीज कि इस dQ में कितने एरिया में कवर किया, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो dQ इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ आता है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू हो गया dQ अपॉन dA, जिसको आप सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A लिख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफलीय आवेश
घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर भी वही चीज, अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो तो डी क्यू इक्वल टू के क्यू नॉट, फिर यहाँ पर डी क्यू और अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू नॉट पर यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा डी ए अपॉन ये आर स्क्वायर। ठीक है, यूं क्यों तीसरा देखते हैं। तो अगर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक का होता है तो यहाँ पर कोई जैसे वॉल्यूम क्यूब के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे में क्या है, यहाँ पर प्लस है। अब इसमें यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा और कंसीडर करोगे। इसके अंदर चार्ज मान लो डी क्यू, इसके अंदर इसका वॉल्यूम डीवी, तो क्या होगा डी क्यू प्रोपोर्शनल टू डीवी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटता तो यहाँ आता है रो, तो रो इक्वल टू हो गया डी क्यू अपॉन डीवी। तो रो को इन जनरल लिख सकते हो क्यू अपॉन वी। ठीक है, यानी कि ये क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यहां पर भी वही, अगर आपको यहाँ पर जो चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है इससे ये फोर्स लगाना है तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन, कि यहाँ डी होता है तो उधर इंटीग्रेशन होता है, के क्यू नॉट, अब ये रो डी वी और ये अपॉन में आपके पास आर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना वो क्या रखना है, अगर देखो चार्ज के अंदर अगर आपने लेंथ का डिवाइड करा तो लैम्बडा आएगा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रैखिक आवेश घनत्व। इसका देखो यूनिट क्या हो जाएगा, ये कूलाम और ये मीटर, कूलाम पर मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। यहाँ पर आ जाओ, सिग्मा चाहिए, अगर आपने एरिया का डिवाइड दिया तो सिग्मा मिलेगा, ये हो जाएगा चार्ज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यूं कि यहाँ के लिए किया तो चार्ज पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपने देखो लेंथ का डिवाइड किया तो लीनियर, एरिया का डिवाइड किया तो सरफेस, वी का डिवाइड किया तो वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार नोट कर लेते हैं।